आप सुन रहे हैं कहानी द किंग्स लव। पायल जंजीरों से आज़ाद हो चुकी थी, लेकिन कमज़ोरी के कारण वो बेहोश हो गई। तभी एक चॉपर ज़मीन पर लैंड हुआ और गार्ड्स ने रणविजय के लिए दरवाज़ा खोला। एक गार्ड आगे बढ़ पायल को उठाने को हुआ कि तभी खून जमा देने वाली कठोर आवाज़ आई, दूर रहो। गार्ड फौरन दूर हट गया। रणविजय ने अपनी मजबूत बाहों में पायल को उठा लिया और उसके बेहोश चेहरे को एक नज़र देख चॉपर में बैठ गया। कुछ ही देर बाद रणविजय का चॉपर हवा में था। रणविजय की नज़र अपनी बाहों में कैद लड़के के छोटे से चेहरे पर टिकी थी। वो नहीं जानता था कि आखिर वो क्यों उसे देख रहा था, लेकिन उसकी आंखें उसके चेहरे से हटने का नाम नहीं ले रही थी। दिल में अजीब सा एहसास हो रहा था, एक बेचैनी, लेकिन क्यों? कुछ ही देर बाद रणविजय का चॉपर सिंह मैंशन के छत पर लैंड हुआ। रणविजय पायल को बाहों में थामे नीचे उतरा और उसे नीचे ले जाते हुए एक कमरे में ले गया। पायल को एक बड़े से गद्देदार बिस्तर पर लेटाया गया। रणविजय ने कुछ पल उसकी तरफ देखा और कमरे से बाहर चला गया। उसके जाने के कुछ 20 मिनट बाद लेडी डॉक्टर्स गीता जी और खुशी कमरे में दाखिल हुई। गीता जी का तो दिल धक सा रह गया। पायल की हालत बेहद खराब थी। उनकी आंखों में आंसुओं का सैलाब था, तो वहीं खुशी भी दुखी थी। रणविजय ने उन्हें सब कुछ बता दिया था। पायल के जिंदा होने की उन्हें बेइंतहा खुशी थी, लेकिन उसकी आप बीती जानकर उनका दिल दर्द से भर गया। वो जल्दी से पायल के पास गई और उसे कसकर अपने सीने से लगा लिया। मेरी बच्ची, क्या हालत हो गई है तेरी, गीता जी कहते हुए रो पड़ी। खुशी ने आगे बढ़ उन्हें संभाला तो डॉक्टर्स आगे बढ़ पायल का इलाज करने लगी। नर्स ने सबसे पहले उसके मेले कुचेले कपड़े उसके शरीर से अलग किए तो एक पल को वहाँ बैठे सभी हैरान हुए, क्योंकि कपड़ों में ढकी उसकी त्वचा बेहद गोरी थी तो चेहरे और हाथों का रंग गहरा काला। खुशी एक नरम कपड़ा और गुनगुना पानी ले आई, जिससे नर्स उसके शरीर को पोंछने लगी। धीरे धीरे कर पायल का खूबसूरत बेदाग चेहरा सबके सामने था। उसकी खूबसूरती देखकर एक पल को किसी को भी नजरें उस पर से नहीं हटी, लेकिन जैसे ही उनकी नज़र उसकी पीठ के जख्मों पर गई तो सबकी आंखें आंसुओं से भर गई। डॉक्टर्स ने पायल को इलाज कर कुछ दवाएं और नर्स अपॉइंट कर वहां से चली गई। उनके जाने के बाद गीता जी ने पायल के माथे को चूम लिया और अपने चेहरे को हाथों में छुपा लिया। खुशी ने आगे बढ़ गीता जी के आंसू पोंछे और उन्हें गले लगा लिया। सब ठीक हो जाएगा बड़ी मासा, आप फिक्र मत करिए। अभी दादा साहेब आने वाले हैं, हमें उन्हें भी सब कुछ बताना होगा। गीता जी दादा साहेब का जिक्र सुन चौंक गई। वो फौरन रणविजय के कमरे में गई तो सामने रणविजय लैपटॉप पर अपना कुछ काम कर रहा था। रणविजय, गीता जी ने उसे आवाज़ दी तो रणविजय अपना लैपटॉप बंद कर खड़ा हुआ। क्या हुआ माँ साहेब, आपने अभी तक पायल के बारे में किसी को कुछ बताया तो नहीं है ना? नहीं, हमने अभी तक इस बात का जिक्र सिर्फ आपसे किया है। गीता जी ने एक राहत की सांस ली और जल्दी से बोली, आप पायल को अपने साथ इसी वक्त मुंबई ले जाइए। रणविजय हैरान हुआ, ये आप क्या कर रही है माँ साहेब? मैं उस लड़की को अपने साथ कैसे रख सकता हूँ? क्यों नहीं रख सकते, आपकी पत्नी है वो। लेकिन मैं इस शादी को नहीं मानता, रणविजय ने भावहीन लहजे में कहा। लेकिन गीता जी हैरान रह गई। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं रणविजय? वो आपकी पत्नी है और इसे आप नकार नहीं सकते। कैसी शादी, कैसी पत्नी? इस लड़की को मैं यहाँ सिर्फ आपके लिए लाया हूँ। मेरा इससे अब कोई वास्ता नहीं है। आप चाहे तो किसी से भी इसकी शादी करवा सकती हैं। बस बहुत हुआ, मैं आपकी कोई बात नहीं सुनना चाहती। और एक बात, और आप किसी वक्त दादा साहेब के आने से पहले पायल को लेकर मुंबई चले जाइए। रणविजय असमंजस में था। उसने इनकार करना चाहा, लेकिन गीता जी ने रणविजय का हाथ अपने सर पर रख लिया और पनीली आंखों से उसे देखते हुए बोली, रणविजय प्लीज़ मेरी बातें मान जाइए। ठीक है, आप नहीं मानते इस शादी को तो मैं अब कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करूँगी, लेकिन पायल को आपको सुरक्षित रखना होगा। उसका इस दुनिया में कोई नहीं है और मैं आपके सिवा किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकती। बस मेरी ये आखिरी इच्छा समझकर बात मान लीजिए। बस कुछ महीनों उसके बाद मैं आप पर कोई दबाव नहीं डालूंगी। रणविजय ने अपना हाथ वापस खींच लिया और एक गहरी सांस लेते हुए बोला, ठीक है। गीता जी की आंखें चमक उठी। उन्होंने फौरन पायल को रणविजय के साथ मुंबई भेज दिया और साथ में रणविजय से वचन लिया कि वो पायल के बारे में किसी से कुछ ना कहे। मुंबई, रणविजय का आलिशान महल, जिसकी बालकनी में खड़ा रणविजय दूर फैले अंधेरे को देखने में मग्न था। हमेशा की तरह हाथ में सिगार और शांत आंखें। गठीले बदन पर सिर्फ एक सफ़ेद टॉवल और हल्की पानी की बूंदी जो उसके गौरे मजबूत जिस्म पर चमक रही थी।
वहीं उसके कमरे के पास वाले कमरे में बेड पर गहरी नींद में सो रही छोटी सी कमजोर पायल दवाइयों के नशे से वो नींद में थी। वहीं उसके साथ ही 2 सर्वेंट्स जो गीता जी द्वारा पायल की देखभाल के लिए भेजी गई थी। अगली सुबह पायल की नींद कुछ आवाज़ें सुनकर खुल गई। उसने अपनी आंखें खोली तो तेज रोशनी के कारण उसकी आंखें वापस बंद हो गई। उसे सूरज की रोशनी बर्दाश्त नहीं होती थी। उन 2 सर्वेंट्स ने ये देखा तो जल्दी से लाइट कम की और पर्दे लगा दिए, जिससे पायल को राहत मिली। एक ने पायल को उठने में मदद की तो दूसरी उसके लिए गुनगुना पानी लाई। पायल ये सब अपनी नीली आंखों में सवाल लिए देख रही थी। इन 8 सालों में उसने सिवाय अकेलेपन और दर्द के कुछ नहीं देखा था। लेकिन आज वो एक आलीशान कमरे में मखमल के बिस्तर पर थी और उसकी सेवा 2 लड़कियों द्वारा की जा रही थी। पायल को फिर बाथरूम में ले जाया गया, जो बेहद ही खूबसूरत था। एक ने पायल के जिस्म से कपड़े अलग किए और उसे एक हंस के आकार के टब में बिठा दिया। लेकिन आज वो एक आलीशान कमरे में मखमल के बिस्तर पर थी और उसकी सेवा 2 लड़कियों द्वारा की जा रही थी। पायल को फिर बाथरूम में ले जाया गया, जो बेहद ही खूबसूरत था। एक ने पायल के जिस्म से कपड़े अलग किए और उसे एक हंस के आकार के टब में बिठा दिया। पानी गुनगुना था और उनमें गुलाब की पंखुड़ियाँ थी। पायल को बेहद राहत का एहसास हुआ। कुछ ही देर बाद पायल को पूरी तरह तैयार कर दिया गया। पायल एकटक अपने अक्ष को बिना किसी भाव के आईने में देख रही थी। उसने अपने चेहरे को छूकर देखा। इतने समय तक उसने खुद को भी नहीं देखा था, लेकिन आज उसे हैरानी हो रही थी। आप बहुत खूबसूरत है भाई साहब, एक सर्वेंट ने दिल से तारीफ की। उनकी तो नजरें ही नहीं हट रही थी। आसमानी रंग का लहंगा उसके गोरे जिस्म पर बेहद खिल रहा था। घुटनों तक लहराते उसके लंबे घुंघरालू बाल, छोटा सा मासूम चेहरा, नीली हिरनी सी आंखें जिनमें हल्का काजल, गहरी पलकें, छोटी सी नाक, रुई से मुलायम फूले फूले हल्के गुलाबी गाल और सबसे खूबसूरत उसके दिल के आकार की गुलाबी होठ और उन पर नज़र से बचाने के लिए बाईं और गहरा काला तिल। पायल खूबसूरती का जीता जागता मिसाल थी। पायल का ध्यान एक बार फिर उन आवाज़ों की तरफ चला गया। उसने उठते हुए पायलों के शोर के साथ बालकनी की तरफ रुख किया। उसने धीरे से पर्दा हटाया तो सामने गार्डन में भगवा धोती पहने, पीठ पर चीते का टेटू गुदवाए, हाथों में भारी तलवार लिए पसीने से भीगा रणविजय अपनी एक गार्ड के साथ तलवारबाजी कर रहा था। लड़ते वक्त उसके बालों की लहराहट, हाथों में डमरू और त्रिशूल का चमकता सोने का कड़ा और गले में पहनी चेन उसे कामदेव का रूप दे रहे थे। उसके अंदर एक गजब सा तेज था। लड़कियों की नजरें एक पल को उस पर टिक जाए तो हटने का नाम ना ले। वहीं पायल की नीली आंखें रणविजय पर ना होकर उसकी तेज धारदार तलवार पर थी। उसकी चमक पायल की नीली खाली आंखों में अंगारे ला रही थी। बाबा साहेब देखना, एक दिन मैं दुनिया की सबसे ताकतवर तलवारबाज बनूंगी और आपका नाम रोशन करूंगी। हाँ मेरी शेरनी, आप जरूर हमारा नाम रोशन करना। वहीं रणविजय की बात सी नजरें खुद पर आंखें महसूस कर चुकी थी। उसने विराम कहा तो सब वहां से चले गए और एक सर्वेंट ने आकर रणविजय को पानी और टॉवल दिया। रणविजय ने पानी को अपने सर पर उड़ेल दिया और अपनी गहरी काली नजरें उठाकर ऊपर की तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। पायल उनको रुखा देख वापस कमरे में चली गई थी। रणविजय ने अपनी नजरें फेर ली और अंदर चला गया। कुछ समय बाद रणविजय डाइनिंग रूम में बैठा कॉफी के साथ न्यूज़पेपर में खबरें पढ़ रहा था। तभी पायल के साथ आई एक सर्वेंट उसके पास आई और सर झुकाकर बोली, रणि खम्मा हुकुम साहब। उनकी तबीयत कैसी है अब? जी अब वे बिल्कुल ठीक है, लेकिन जख्म भरने में अभी समय लगेगा। रणवी ने जख्म का जिक्र सुन नजर उठा उसकी तरफ देखा तो सर्वेंट आगे बोली, हुकुम साहब उनकी पीठ पर कोड़ों के निशान काफ़ी गहरे हैं, इसलिए एक डॉक्टर का होना ज़रूरी है। रणविजय ने अखबार समेटा और अपने रोबीले लहजे में बोला, उन्हें नीचे लेकर आइए। माफ़ी चाहेंगी हुकुम, लेकिन वो फिलहाल बेहद कमज़ोर हालत में है। उनका ज़्यादा चलना इस वक्त संभव नहीं है। ठीक है जाओ तुम, रणविजय ने कहा तो सर्वेंट खाने की थाली ले ऊपर चली गई। वहीं रणविजय ने अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट किया और कुछ सोचकर पायल के कमरे की तरफ बढ़ गया। जब वो कमरे में दाखिल हुआ तो 2 सर्वेंट कमरे से बाहर चली गई। पायल इस वक्त बेड पर पेट बल लेटी हुई थी। उसके बड़े से बेड के चारों तरफ हल्के पारदर्शी सफ़ेद पर्दे थे जो इस वक्त पायल और रणविजय के बीच दीवार का काम कर रहे थे। रणविजय ने उस तरफ अपनी नज़र सिर्फ एक बार की, फिर फेर ली। क्या आप सो रही हैं? रणविजय ने अपनी चिर परिचित आवाज़ में पूछा। पायल एक मर्दाना आवाज़ सुनकर
उठकर बैठ गई। उसकी पायलों के शोर को सुन रणविजय समझ गया कि वो जगी हुई है। उसने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, आपके मन में इस वक्त कई सवाल होंगे, लेकिन मेरे पास आपके किसी भी सवाल को सुनने या जवाब देने का वक्त नहीं है। मेरी माँ साहेब की इच्छा थी कि आप उनके पास रहे, इसलिए मैं आपको उस अभिषेक की कैद से रिहा कर ले आया। लेकिन माँ साहेब के कहने पर इस वक्त आप राजस्थान से दूर मुंबई में हैं। माँ साहेब चाहती है कि मैं आपको पत्नी के रूप में मानूं, लेकिन ये संभव नहीं है। बचपन में की गई शादी को मैं कोई महत्व नहीं देता। मुझे आपसे भी यही उम्मीद है कि आप भी शादी में कोई उम्मीद नहीं रखती होंगी। कुछ महीनों के लिए आप यहीं रहेंगी। आपको किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी यहाँ। अगर आप कहीं घूमना भी चाहें तो बेशक ड्राइवर के साथ कहीं भी जा सकती है। मैंने माँ साहिब को आपकी सुरक्षा का वचन दिया है, इसलिए आप जहाँ भी जाएंगी मेरे गार्ड्स हमेशा आपकी परछाई बनकर साथ रहेंगे। इसलिए आप बेझिझक जो चाहें वो कर सकती हैं। रणविजय ने पायल की तरफ से कुछ कहने का इंतज़ार किया, लेकिन जब वो कुछ नहीं बोली तो वो कमरे से बाहर चला गया। वहीं पायल उसकी हर एक बात ध्यान से सुन चुकी थी। उसने दिमाग पर जोर दिया तो उसे 8 साल पहले की अपनी ज़िंदगी याद आई। वो अपने माँ बाबा की इकलौती बेटी थी, महल की राजकुमारी थी जो सबसे नटखट और शैतान थी, लेकिन साथ में बुद्धिमान और चतुर भी। औरों के मुकाबले वो शुरू से ही बेहद तेज रही थी। हर चीज़ को बेहद आसानी से ऑब्जर्व कर लिया करती थी और उसका साथ देते थे उसके बाबा साहेब कैलाश राजावत। गुड़िया से खेलने की उम्र में पायल को तलवार थमा दी गई। 5 साल की उम्र से लेकर 10 साल की उम्र तक पायल हर चीज़ में तेज हो चुकी थी, चाहे वो तलवारबाजी हो, घुड़सवारी हो या अपनी उम्र के बड़े बच्चों के दिमाग को टक्कर देना हो। कई बार तो कैलाश राजावत खुद हैरान हो जाते थे और गुरूर से उनकी छाती चौड़ी हो जाती। वहीं शादी का जिक्र तो हर बार उसने अपनी माँ साहेब के मुंह से सुना था, जो रणविजय का नाम लिया करती थी, लेकिन हर बार वो चिढ़ जाया करती। उसे अपने माँ बाबा से दूर हरगिज नहीं जाना था। जो बात अभी रणविजय बोल कर गया, यही बात वो बचपन में शादी का जिक्र होते ही गुस्से में कहा करती थी कि वो शादी को नहीं मानती। उसकी बातों को सब हंसकर टाल देते, लेकिन अपने 10वें जन्मदिन पर उसने अपना सब कुछ खो दिया। अपनी माँ का बलात्कार होते हुए उसने अपनी मासूम पाक नज़रों से देखा। अपने पिता को तिल तिल रोते तड़पते हुए देखा, लेकिन वो नन्ही सी जान कुछ नहीं कर सकी। अभिषेक ने उसके पूरे परिवार को तबाह कर दिया और पायल की प्रॉपर्टी के खातिर उसे कैद में कर लिया। पायल ने अपने गले में लटकते लॉकेट को खोला तो उसमें उसके माँ बाबा की तस्वीर थी, जो उनकी आखिरी निशानी भी थी। अपनी खाली नज़रों से वो यूं ही लेटी घंटों उनकी तस्वीर देखती रही। रणविजय ने जाने से पहले फीमेल डॉक्टर्स की एक टीम पायल के लिए हायर कर दी। ऐसे ही एक हफ्ता निकल गया। इस पूरे हफ्ते के दौरान रणविजय और पायल की कोई मुलाकात नहीं हुई। पायल बेस्ट डॉक्टर्स और हेल्दी डाइट की मदद से ठीक हो चुकी थी। उसने कमरे से बाहर अभी तक कदम नहीं रखा था। पायल की अपडेट रणविजय को डॉक्टर और सर्वेंट्स के थ्रू मिल जाया करती। एक और नया दिन जो शायद रणविजय की काली जिंदगी में कुछ रंग भरने आया था। अपने रोज के रूटीन को फॉलो करते हुए रणविजय लिविंग रूम में बैठा था। सर्वेंट ने उसकी कॉफ़ी उसे पकड़ाई और वहाँ से चला गया। रणविजय ने मग को अपने होठों के करीब किया ही था कि उसके कानों में पायलों का शोर पड़ा। रणविजय ने नज़र उठाकर देखा तो वापस नजरें फेरना ही भूल गया। दूसरी मंजिल की गैलरी में चलती पायल ने मैंशन में मौजूद हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। हल्के गुलाबी रंग का लहंगा पहने मासूम चेहरे पर बेइंतहा खूबसूरती लिए पायल आसपास के नज़ारे को देखने में गुम थी। रणविजय का वक्त मानो इस अप्सरा पर ही ठहर गया हो। काली आंखें पायल के छोटे से चेहरे को एक टक निहारे जा रही थी। पाजेब की छमछम के हर शोर के साथ रणविजय को अपने दिल में भूचाल सा उठते हुए महसूस हो रहा था, लेकिन एक नया एहसास, कुछ मीठा मीठा और सुकून का वो महसूस कर रहा था। लेकिन जैसे ही पायल उसकी नज़रों से ओझल हुई, वो सुकून, वो एहसास कहीं गम सा हो गया। रणविजय को एकदम से ना जाने क्यों उस अप्सरा को देखने की तलब सी लगी। सर, ब्रेकफास्ट रेडी है। एक सर्वेंट ने उसे आवाज़ लगाई, जिस पर रणविजय ने पायल जिस दिशा में गई उस ओर देखते हुए ही सवाल किया, ये लड़की कौन थी? वो सर्वेंट को थोड़ा अजीब लगा। सर, ये पायल मैडम है जो पिछले 6 दिनों से यहीं हैं और आप ही तो इन्हें लाए थे, उस फीमेल सर्वेंट ने कहा। तो रणविजय को हैरानी हुई, क्योंकि रणविजय को तो पायल का वो काला रूप ही याद था, लेकिन इस वक्त जिस लड़की को उसने देखा वो बिल्कुल अलग थी। हालांकि रणविजय के जहन में पायल बहुत पहले ही अपनी छाप छोड़ चुकी थी। बेशक उसका रंग काला था, लेकिन नैन नक्श इतने खूबसूरत थे कि हर दूसरे रंग को भी फीका कर दे।
रणविजय ने हाँ में सर हिलाया, फिर ब्रेकफास्ट करने चला गया। लेकिन इस बार उसके जहन में पायल इस कदर ठहरी कि उसे याद करने की ज़रूरत नहीं थी, वो उसके दिमाग में छप चुकी थी। रणविजय की नज़र बार बार उस ओर उठ रही थी, लेकिन उसे पायल वापस नहीं